शुभ संध्या बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं आरोह भाग 2 का अध्याय 3 कविता के बहाने। कुंवर नारायण द्वारा रचित यह काव्य है। तो सबसे पहले हम कवि परिचय देख लेते हैं। तो आधुनिक हिंदी कविता के प्रमुख कवि कुंवर नारायण का जन्म 19 सितंबर 1927 को उत्तर प्रदेश में हुआ था। इन्होंने सन 1950 के आसपास कविता लेखन की शुरुआत की। इन्होंने कविता के अतिरिक्त चिंतनपरक लेख, कहानियाँ और सिनेमा तथा अन्य कलाओं पर समीक्षाएं भी लिखी हैं। भाषा और विषय की विविधता उनकी कविताओं के विशेष गुण माने जाते हैं। उनमें यथार्थ का खुरदुरापन भी मिलता है और उसका सहज सौंदर्य भी। उनकी प्रमुख रचनाएं चक्रव्यूह, जो कि 1956 में प्रकाशित हुई, परिवेश, हम तुम, अपने सामने कोई दूसरा नहीं, इन दिनों, ये इनके काव्य संग्रह हैं। आत्मजयी ये प्रबंध काव्य है। आकारों के आसपास ये कहानी संग्रह है। आज और आज से पहले ये इनका समीक्षा ग्रंथ है। मेरे साक्षात्कार ये सामान्य साक्षात्कार रचना है। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, कुमारन आशान पुरस्कार, व्यास सम्मान, प्रेमचंद पुरस्कार, लोहिया सम्मान और कबीर सम्मान प्राप्त हो चुके हैं। अब हम देखते हैं इस काव्य की रूपरेखा कि उन्होंने इस कविता के बहाने क्या कहने का प्रयास किया है। तो नाम ही है कविता के बहाने, है ना। कविता का नाम है कविता के बहाने। कवि कुंवर नारायण ने इस कविता में कविता की व्यापकता को दर्शाया है। चिड़िया की उड़ान, फूलों की मुस्कान और बच्चों की क्रीड़ा कविता के प्रतिपाद्य हैं, परंतु जहाँ सबकी अपनी सीमा है, वहीं बच्चे की सामर्थ्य की तरह कविता में असीम संभावनाएं हैं। जहाँ कहीं रचनात्मक ऊर्जा होगी, वहाँ सीमाओं के बंधन खुद ब खुद टूट जाते हैं। कविता के बहाने यह एक यात्रा है, चिड़िया फूल से लेकर बच्चे तक की। अब हम बात करेंगे काव्यांश 1 की। इस कविता में 3 काव्यांश दिए गए हैं। तो पहला काव्यांश है, कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर, इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। अब इस काव्यांश का में बहुत कठिन शब्द कुछ नहीं है, सिर्फ माने का अर्थ होता है, मतलब या अर्थ। अब इसमें हम संदर्भ देखते हैं इस काव्यांश का पूरी ही कविता का संदर्भ क्या होगा। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 में शामिल कुंवर नारायण द्वारा रचित कविता के बहाने से ली गई है। यह कविता कुंवर नारायण के कविता संग्रह इन दिनों में मूल रूप से संकलित है। ठीक है, ये संदर्भ है। ये संदर्भ तीनों काव्यांशों में प्रयुक्त होगा। अब इसका प्रसंग देखते हैं कि इस काव्यांश में क्या प्रसंग है। तो इस कविता में कवि ने कविता के अस्तित्व से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं। प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने कविता की तुलना चिड़िया की उड़ान से की है। ठीक है, अब इसके बाद इसका अर्थ देखते हैं कि इस काव्यांश का क्या अर्थ होगा। तो कवि कहते हैं कि कविता भी चिड़िया की तरह उड़ान भरती है, लेकिन कविता की उड़ान चिड़िया की उड़ान से भिन्न है, क्योंकि चिड़िया की उड़ान की एक निश्चित सीमा है, जबकि कविता में भावों की, विचारों की उड़ान किसी भी सीमा या बंधनों से मुक्त है। वह निस्सीम है, यानी कि उसकी कोई सीमा नहीं है, वह अनंत उड़ान है। इसी कारण कवि आगे कहते हैं कि बाहर भीतर सब घरों में कविता के भाव रूपी पंख लगाकर उड़ने का अर्थ चिड़िया भी नहीं जान और समझ सकती। वास्तव में
कविता में कवि की असीम कल्पना के पंख लगे होते हैं, अतः कविता के पंखों की समता यानी कि समानता चिड़िया के पंख नहीं कर सकते। अब इस काव्यांश में क्या विशेष है, तो या काव्य सौंदर्य भी कह सकते हैं, तो उसमें क्या है उसके बारे में जानते हैं। तो कविता की भाषा सरल, साहित्यिक, खड़ी बोली है। प्रश्न शैली का प्रयोग करने से कविता रोचक एवं सजीव हो गई है। बहाने, जाने, माने में तुक होने से कविता के प्रभाव में भी वृद्धि हुई है। इस काव्य में अनुप्रास, प्रश्नालंकार तथा मानवीकरण एवं व्यतिरेक जैसे अलंकारों का प्रयोग हुआ है। पूरी कविता का मानवीकरण कुंवर नारायण जी ने किया है। ठीक है, अब आते हैं हम काव्यांश 2 पर। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। बाहर भीतर, इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने। फूल क्या जाने। महकना यानी सुगंध बिखेरना। संदर्भ वही होगा जो हमने काव्यांश 1 में देखा था। अब इसका प्रसंग बदल गया है। प्रसंग क्या है? कविता की इन पंक्तियों में कवि ने कविता के मर्म या भाव की तुलना फूलों से की है। कविता की विकास प्रक्रिया एवं उससे प्राप्त होने वाले आनंद की फूलों के खिलने से तुलना की गई है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके अर्थ की। तो कवि कहते हैं कि कविता का खिलना फूलों के खिलने की तरह ही है, लेकिन कविता के खिलने और फूलों के खिलने में एक सूक्ष्म अंतर है। वह यह है कि फूल के खिलने के बाद उसके जीवन और तत्पश्चात मुरझाकर समाप्त हो जाने की एक निश्चित अवधि एवं नियति होती है, जबकि कविता एक बार विकसित होकर जीवन पाकर अमर और अमिट हो जाती है। इसी वजह से कवि कहते हैं कि कविता के खिलने का मर्म फूल भी नहीं जान सकता। कवि यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि फूल खिलने, जिनके खिलने में आनंद है, उत्साह है, जिनमें कोमलता और आकर्षण भी है, वे भी कविता की समता यानी कि समानता नहीं कर सकते, क्योंकि कविता अनंत जीवन एवं आनंद से युक्त होती है। वह फूलों की भांति एक बार खिलकर मुरझाती नहीं है, बल्कि सदैव नए अर्थ ग्रहण करके विकासशील एवं जीवित बनी रहती है। ठीक है, अब इस काव्यांश में क्या विशेषता है उसके बारे में बात करेंगे हम। कविता में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है तथा प्रश्नालंकार, वक्रोक्ति आदि अलंकारों के प्रयोग के कारण भाषा प्रभावशाली हो गई है। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग कहाँ हुआ है? खिलना भला फूल क्या जाने में अनुप्रास अलंकार देखने योग्य है। अब बात करेंगे हम काव्यांश 3 की। तो काव्यांश 3 की में कविता की तुलना बच्चों से की है। कैसे? कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। बाहर भीतर, यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने। बच्चा ही जाने। अब जाने का अर्थ क्या होगा? यानी समझना। इस काव्यांश में भी जो संदर्भ है वो जो काव्यांश 1 में था वही इसमें भी होगा। प्रसंग क्या होगा? इस काव्यांश में कवि बच्चों तथा उनके खेल से कविता की तुलना करते हैं। अब इस काव्यांश का अर्थ देखते हैं, इसकी व्याख्या देखते हैं क्या होगा। कवि कहते हैं कि कविता भी बच्चों के खेल की तरह ही है। कविता भावों, विचारों और शब्दों के खेल खेलती है। जिस प्रकार बच्चों के खेल में सीमा का कोई स्थान नहीं होता और उनके खेल सभी विधि निषेधों से परे होते हैं, वैसे ही कविता भी होती है। बच्चों में भविष्य है, विकास की असीम संभावनाएं और उमंग, उत्साह एवं क्षमताएं हैं। उसी तरह कविता में भी
अर्थ की व्यापक संभावनाएं हैं, उसमें भी रचनात्मक ऊर्जा होती है। भेदों के बंधन से ऊपर उठकर सबको एक कर देने के मायने बच्चे जानते हैं और उन्हीं की तरह कविता भी जानती है। इसका अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार बच्चे अपने पराये का भेद नहीं जानते, उन्हें सभी घर अपने ही प्रतीत होते हैं, उसी प्रकार कवि के लिए कविता के स्तर पर सारा संसार अपना है, आत्मीय है। उसका उद्देश्य कविता द्वारा सार्थक एवं रचनात्मक विचार अथवा संदेश को जन जन तक और घर घर तक पहुंचाना है। ठीक है, अब इस काव्यांश का काव्य सौंदर्य देखते हैं। कविता और बच्चों के खेल की तुलना के माध्यम से बच्चों के मनोभाव एवं कविता के भाव में समानता प्रकट हुई है। बच्चों के खेल नियम और सीमा के बंधनों से मुक्त होते हैं। कविता भी कुछ ऐसे ही होती है। यह घर वह घर सब घर तथा बाहर भीतर में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। सब घर एक कर देने के माने कहकर कवि ने बच्चों की आत्मीयता और भेदभाव रहित होने के गुण को दर्शाया है। बच्चे और कविता को एक जैसा बताने में दोनों ही एक दूसरे के प्रभाव में बढ़ोतरी करते हुए दिखाई देते हैं। कविता का मानवीकरण हुआ है, अतः मानवीकरण अलंकार है। कविता की भाषा सहज एवं प्रवाह युक्त और तुक प्रधान है। तो ये तो काव्यांश हमने देखे, 3 काव्यांश थे, उनके अर्थ, प्रसंग, अर्थ सब देखा, संदर्भ देखा। अब हम आपकी जो पाठ्य पुस्तक में प्रश्न दिए हुए हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो पहला प्रश्न है, इस कविता के बहाने बताएं कि सब घर एक कर देने के माने क्या है। इसका उत्तर आप क्या लिखेंगे? तो इस तरह से लिखेंगे कि इस कविता में कवि कविता और बालक में समानता व्यक्त करते हुए कहते हैं कि कविता एक खेल है और बच्चों के खेल में किसी भी प्रकार की कोई सीमा नहीं होती। जिस प्रकार बच्चा अपने पराये का भेद किए बिना सब जगह अपने स्वाभाविक रूप में रहता है, वैसे ही कविता सबके लिए समान अर्थ और भाव व्यक्त करती है। जिस प्रकार बालक के सपने और कल्पनाएं असीम होते हैं, वैसे ही कविता में असीम संभावनाएं, असीम कल्पनाएं छिपी होती हैं। जिस प्रकार बालक अपने स्तर पर सभी घरों की दूरियां मिटा देता है, उसी प्रकार कविता भी सभी के बीच प्रेम एवं सौहार्द का संदेश देती है। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध बनता है? तो कविता के संबंध में उड़ने का अर्थ है कल्पना की उड़ान, सोच की उड़ान तथा विचारों की उड़ान। खिलने शब्द को कविता के अर्थ में विकास से जोड़ा जा सकता है। कविता विचारों और भावों की परिपक्वता का नाम है। जब हमारे विचार विकास पाते हैं और भावनाओं का ज्वार संयमित हो जाता है, तब कविता रची जाती है। यही कविता सही अर्थों में विकसित कविता कहलाती है। ऐसे ही कविता खिलकर अपने परिवेश को सुगंधित करती है। अतः जहाँ उड़ने का संबंध कल्पना एवं विचारों की ऊंची उड़ान से है, वहीं खिलने का संबंध अपने परिवेश को सुगंधित बनाने से है। तीसरा प्रश्न है, कविता और बच्चे को समानांतर रखने के क्या कारण हो सकते हैं? तो कवि ने बच्चे और कविता को समानांतर रखा है, क्योंकि जिस प्रकार बच्चों के सपने असीम होते हैं, बच्चों के खेल का कोई अंत नहीं होता, बच्चे की प्रतिभा, बच्चे में छिपी संभावना का कोई अंत नहीं है, ठीक वैसे ही कविता असीम होती है। कविता के खेल यानी कविता में किए जाने वाले सार्थक शब्दों का समुचित प्रयोग असीम है। जिस प्रकार बच्चे अपने पराये का भेद नहीं करते, उन्हें सभी घर अपने ही प्रतीत होते हैं, ठीक उसी प्रकार कवि के लिए यह सारा संसार अपना है,
उसका लक्ष्य सिर्फ मानवता के धर्म का प्रसार करना है, आत्मीयता का संदेश घर घर पहुंचाना है। कविता प्रकृति, मनुष्य, जीव, निर्जीव, काल, इतिहास, भावी जीवन अनेक विषयों पर लिखी जा सकती है, अर्थात इसके विषय एवं क्षेत्र भी असीम हैं। कविता में मौजूद भावों और रचनात्मकता के गुण व्यक्ति की चेतना में वैसे ही जान फूंक देते हैं जैसे कभी न थकने वाला, सदा कुछ न कुछ करने वाला रचनात्मक तत्व बच्चे में होता है। ठीक है, चौथा प्रश्न है, कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने के माने क्या होते हैं? तो इसमें क्या लिख सकते हैं कि कविता को फूल के बहाने से खिलने की प्रक्रिया से जोड़ा गया है। कविता के माध्यम से हमारी भावनाएं, हमारे विचार, हमारी कल्पनाएं विकसित होती हैं। फूल से कविता ने खिलना भले ही सीखा हो, लेकिन कविता का जो विकास क्रम है उसे फूल नहीं जानता। एक निश्चित समय तक महकने के बाद फूल तो अपनी विकसित जीवन लीला समाप्त करके चले जाते हैं, लेकिन कविता का स्वरूप अनंत काल तक बना रहता है। यह निरंतर परत दर परत अर्थ की परतें खोलती रहती हैं। मतलब हम जितनी बार उस कविता को पढ़ेंगे उतनी ही बार नए नए अर्थ हमें समझ में आते हैं, नए नए अर्थ हमें मिलते जाते हैं। शब्दों के माध्यम से भावों की सुगंध एवं रस बिखेरती है, खिलकर अर्थाभिव्यक्ति कर जाती है। बिना मुरझाए खिलने के कारण ही कविता अनश्वर है। सभी अपने अर्थ के अनुसार कविता को पढ़ते समझते हैं और अपनी चेतना का आधार बनाते हैं। जो कविता वस्तुतः निरंतर युगों युगों तक विकास पाती रहती है और बिना मुरझाए खिली रहती है, वही कविता सार्थक एवं महत्वपूर्ण है। तो ठीक है, आज हमने कविता के बहाने काव्य पढ़ा, जो कि बहुत ही सुंदर रचना कुंवर नारायण की है। तो अगले काव्य के साथ हम फिर मिलेंगे और तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। शुभ रात्रि।